अगर जो आज मोदी जी चुनाव हार जाएंगे तो देश छोड़ देंगे, देश छोड़ देंगे। और ये आपने देख भी लिया। कांग्रेस पार्टी के मनमोहन सिंह जब तक सत्ता में रहे 10 साल में एक बार भी पाकिस्तान नहीं गए। भाई पीएम मोदी की जबान पर क्या भरोसा, वो तो कुछ ना कुछ वो अपनी कोई सोच समझ के थोड़ी बात करते हैं। अगर जो कोई पढ़ा लिखा आदमी होता है वो सोच समझ के बात करता है, वो कोई और मुद्दा लेके बात करता है। ये 50 साल पुराना कौन पीछे कौन जाता है। और देश के अंदर सबसे बड़ी जो आपातकाल है मैं समझता हूँ वो बेरोजगारी है और इनका बुलडोजर है। जो अंबेडकर का सम्मान नहीं कर सकते वो क्या संविधान बचाएंगे। वो कौन से संविधान की हत्या की बात करते हैं। संविधान की हत्या तो उन्होंने पल पल में की है, उनके नेता आए दिन करते हैं। और मोदी खुद संविधान के बारे में पढ़े, उसके बाद संविधान की हत्या के बारे में सोचे कि किसने कब की और क्या किया। देश के अंदर मेरे हिसाब से अगर सबसे बड़ा आपातकाल को अगर देखा जाए तो जब गोधरा कांड हुआ था, तो इसका भी तो जवाब देना पड़ेगा ना। लोकतंत्र में आपको भरोसा था तो आपके आरएसएस के मुख्यालय पे भगवा झंडा क्यों लगा हुआ था? आपने देश के तिरंगा का सम्मान क्यों नहीं किया? युवा एक 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 की नौकरी के लिए तरस रहा है, तो ये क्या है? आपातकाल, अघोषित आपातकाल ये बीजेपी का। मैं तो कहता हूँ अमित शाह माफी मांगो, क्योंकि पहली बार भारत के इतिहास में आईएसआई के लोग आकर के पठानकोट में हमारे देश में जांच कर रहे थे। इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में लगी इमरजेंसी की सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी आज संविधान हत्या दिवस मना रही है और कांग्रेस पार्टी पर बड़े हमले कर रही है। बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस शासन में चाहे पत्रकार हो, आम जनता हो, सबको जेल में ठूस दिया गया था। आपातकाल जो है वो इतिहास का सबसे काला अध्याय है। लेकिन कांग्रेस भी पलटवार करते हुए कह रही है कि आपातकाल की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने अघोषित आपातकाल पर भी सवालों के जवाब दे। कई सवाल कांग्रेस पार्टी ने किए हैं। आज जनता के बीच हाजिर और जनता से जानते हैं कि आखिर ये जो चर्चा तेजी के साथ देश में हुई है आपातकाल और अघोषित आपातकाल को लेकर जनता क्या सोचती है। इसी के साथ साथ बीजेपी क्या आपातकाल वाली राजनीति कर रही है जिससे वो जनता को गुमराह कर सके, या वाकई कांग्रेस पार्टी पर एक काला धब्बा है आपातकाल जिसको वो छुटा नहीं पा रही, जिससे वो बच नहीं पा रही। जनता मेरे साथ हाजिर है। जो आप सर सीनियर हैं, आपने सारे दौर देखे कांग्रेस पार्टी का भी बीजेपी का भी। आपातकाल वाली राजनीति जो इन दिनों देश में हो रही है, इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? और बीजेपी का संविधान हत्या दिवस मनाना क्या ठीक है, मनाना चाहिए, या ये सिर्फ और सिर्फ देश को गुमराह करने वाली बात? देखिए मैडम, 50 साल 55 साल पीछे जा कर के उस चीज़ को मनाना, कोई नया काम किया होता उसको मनाते ना। ये कहते हैं कि भाई मैंने आज एक स्टेडियम नया बनाया, आज मैंने एम्स नया बनाया, आज मैंने यूनिवर्सिटी नई बनाई है, उसको लेकर के चर्चा करते हैं जनता के बीच में। ये 50 साल पुरानी बात को लेकर के जिसको लोग भूल भी गए, जो आज नई पीढ़ी को पता भी नहीं है। ये सिर्फ इनके पास मुद्दे ना होना, मुद्दों से भटकाना, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और जो महिलाओं पर अत्याचार, उसको और हिंदू मुस्लिम के दौर को, इसको सामने रखकर चलना, ये कहीं से कहीं तक नहीं है। जो अंबेडकर का सम्मान नहीं कर सकते वो क्या संविधान बचाएंगे। वो कौन से संविधान की हत्या की बात करते हैं। संविधान की हत्या तो उन्होंने पल पल में की है, उनके नेता आए दिन करते हैं। उनके नेता आए दिन कोई ना कोई ऐसा बयान देते हैं, कभी कहते हैं तिरंगा हटा दो, भगवा झंडा होना चाहिए। ये क्या संविधान की हत्या नहीं है? जिस तिरंगे को हमारे तीनों सेना, नौसेना, थल सेना, वायु सेना सलूट करती है, हर देश का नागरिक 15 को सलूट करता है, 26 जनवरी को सलूट करता है। तिरंगा दिखते ही हमारे मन में एक जज्बा उठता है, हम खड़े हो जाते हैं, जनगण मन के साथ उसको सलूट करते हैं। क्या वो पल पल में संविधान की हत्या नहीं कर रहे? तो ऐसे लोगों को इन मुद्दों को लेकर के चलना ये बेबुनियादी है और इनको शर्म आनी चाहिए कि हम जनता को किस ओर लेके जा रहे हैं। इनको खुद को शर्म आनी चाहिए कि हमने अंबेडकर पर क्या बयान दिया, हमने हमारे नेता क्या क्या बयान कि अंबेडकर पे देते हैं, हिंदूवाद पे देते हैं, मुसलमानवाद पे देते हैं। ये चीज़ें इनको शर्म आनी चाहिए। पहले अपने अंदर अपने कार्यकर्ताओं के अंदर अनुशासन डालें, अपने कार्यकर्ताओं को संविधान की व्याख्या बताएं, अपने कार्यकर्ताओं को ये बताएं कि संविधान है क्या चीज़, और मोदी खुद संविधान के बारे में पढ़े, उसके बाद संविधान की हत्या के बारे में सोचे कि किसने कब की और क्या किया। ये कहना 50 साल पहले, नए मुद्दों को करें ना चर्चा, वो है नहीं इनके पास। आज ये किसी मुद्दे पे बात ही नहीं कर सकते, महंगाई पे नहीं कर सकते, नौकरी पे नहीं कर सकते, ये जो रोजगार पे नहीं कर सकते, और महिलाओं के साथ जो
आए दिन बलात्कार हो रहे हैं देश के अंदर, दिल्ली में, यूपी एक जो है ना गुंडागर्दी का हब बन चुका है। कभी किसी की चोटी काट दी जाती है, किसी को नंगा कर दिया जाता है, किसी को बांध के पीटा जाता है। ये क्या है? ये संविधान की हत्या ही तो है। लेकिन सर बीजेपी तो उस आपातकाल का जिक्र कर रही है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। विपक्ष और आम जनता जो आघोषित आपातकाल की बात या आरोप बीजेपी पर लगाता है, उसके क्या पहलू हैं जिनको चलते कहा जाता है कि अब तो आघोषित आपातकाल है? देखिए मैडम, ऐसा है कि पीछे की बात वही करता है जिसके पास आगे कर दिखाने के लिए कुछ नहीं होता है। पहली बात ये। अब ये अघोषित आपातकाल मैंने अभी आपको बताया। आज देश के अंदर इतनी महंगाई है, बेरोजगारी इतनी है कि अभी हमने कांग्रेस ने वहाँ पर व्यापार जॉब फेयर लगाया था, उसके अंदर 15 से 20 हज़ार के बीच नव युवक आए। वो दिल्ली के हर क्षेत्र से आए, कॉलोनी से आए। ये तो दिल्ली की बात है। तो ये क्या अघोषित आपातकाल नहीं है? यदि युवा एक 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 की नौकरी के लिए तरस रहा है, तो ये क्या है? आपातकाल, अघोषित आपातकाल है बीजेपी का। जो बीजेपी किसी भी उस मुद्दे पर ध्यान ही नहीं देती। अगर जो वो कहीं पर जॉबों को रिक्रूटमेंट के लिए निकालती है तो उसमें पेपर लीक करा देती है, फिर वो डंप हो जाता है मामला, और अंदर से पीछे के गेट से अपने आरएसएस के लोगों को उसमें इन्वॉल्व कर देती है, और उन लोगों की बेचारों की होती नहीं है। आज टीचरों को देख लो, किसी को भी देख लो, बीजेपी के पास मुद्दों की कमी है, मुद्दे हैं नहीं जिसके पीछे वो लड़ सके। आज बिहार के चुनाव को देखते हुए वो ऐसा करने जा रही है, और कोई मुद्दा नहीं है उनके पास। मुद्दे ना होने की वजह से आज मोदी को बिहार का जो इलेक्शन दिख रहा है वो उसकी नाक का सवाल बना हुआ है। इसलिए 50 साल पुरानी या 55 साल पुरानी इस आपातकाल को लेकर के उन्होंने ये स्टैंड खड़ा किया है। मोदी तो ये कह रहे हैं ना कि काला अध्याय जो है देश के सामने आना चाहिए, आपातकाल में जो लोग पीड़ित हैं वो अपना अनुभव साझा करें। आज पीएम मोदी ने एक नया राग छेड़ दिया। भाई पीएम मोदी की जबान पर क्या भरोसा? वो तो कुछ ना कुछ वो अपनी कुछ सोच समझ के थोड़ी बात करते हैं। अगर जो कोई पढ़ा लिखा आदमी होता है वो सोच समझ के बात करता है, वो कोई और मुद्दा लेके बात करता है। ये 50 साल पुराना पीछे कौन जाता है? आगे बढ़ने की कोशिश करता है। आज राहुल गांधी ने इस विषय पे कई बार कहा कि अगर जो उस समय जो भी कुछ हुआ या नहीं हुआ वो ठीक हुआ, मैं उस समय नहीं था। लेकिन आज राहुल गांधी देश की उस राजनीति को करना चाहते हैं, देश के उन मुद्दों को लेकर के चलना चाहते हैं जो आज देश को ज़रूरत है, देश की ज़रूरत है, नवयुवकों की ज़रूरत है, आम जनता की ज़रूरत है। आप उस मुद्दों को तो लेके जा नहीं रहे, वो राहुल गांधी चल रहे हैं। अगर जो राहुल गांधी किसी तरह से आज कभी ना कभी तो बनेंगे। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, हर युवा के हाथ में नौकरी होगी, जैसे पहले हुआ करती थी इंदिरा जी के समय में। हर आदमी के हाथ में रोजगार होगा, कोई परेशान नहीं होगा। आज 50 साल पुराने जिन लोगों के घर बने हुए थे, 60 साल पुराने, वो ऐसे तोड़े नहीं जाते अगर जो कांग्रेस की सरकार होती। आज ठीक है, केजरीवाल की सरकार भी रही, केजरीवाल की सरकार ने भी क्या किया? कुछ मुद्दे पानी बिजली के उसने कुछ किए, बाकी उसने ऐसा कुछ काम उसने भी नहीं किया। लेकिन कांग्रेस ने जितने काम अपने शासन पर काला धब्बा है आपातकाल का। देखिए मैडम, उस धब्बे को वो उस समय की जरूरत थी, धब्बा नहीं था, वो उस समय की जरूरत थी। और उसके बाद उन्होंने चुनाव भी कराया, भले उसमें इंदिरा जी हारी, लेकिन उन्होंने हिम्मत तो नहीं हारी, देश तो नहीं छोड़ा। आज आपको बता दूं, अगर जो आज मोदी जी चुनाव हार जाएंगे तो देश छोड़ देंगे, देश छोड़ देंगे। और ये आपने देख भी लिया, अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम मोदी जी गिड़गिड़ाते रहे चारों तरफ कि कोई देश हमारे साथ नहीं खड़ा था। कौन हमारे साथ किसी ने कहा मैं खड़ा हूँ? या रूस हो, हमारे रूस से जब अच्छे संबंध थे, उस समय में जब हमारा पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ, रसिया ने हमारा साथ दिया। आज हमारे साथ ट्रम्प करते फिरते हैं मोदी जी। आज ट्रम्प तक ने मोदी को आंख दिखा दी। तो ऐसी कैसी बातें हम लोग करते हैं? राहुल गांधी संविधान की किताब लेकर बीजेपी को लगातार घेरते हैं कि संविधान पर हमला बीजेपी कर रहे हैं। क्या इसी वजह से बीजेपी को आपातकाल याद आ रहा है और बीजेपी घबरा गई है? मैडम, मैं 2 पंक्तियां आपको सुना देता हूं। साहब देवबंदी की 2 पंक्तियां हैं। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस 2 ही उल्लू काफ़ी था, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की आइडियोलॉजी पे चलती है, ये गोवलकर और सावरकर की आइडियोलॉजी पे चलते हैं। मैं अमित शाह जी को और मोदी जी को ये कहना चाहता हूँ कि आप कांग्रेस को चाहे कितना बदनाम कर लो, जननायक राहुल गांधी जी को चाहे आप कितना बदनाम कर दो, मैं मोदी जी से ये पूछना चाहता हूँ, वो गूगल सर्च करें, इनके गोवालकर भी ये कांग्रेसी थे, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो भी कांग्रेसी थे।
एक बाबा साहब को छोड़ दें तो ये सारे कांग्रेस से ही निकले हुए लोग थे, और जिन्होंने ये भारतीय जनता पार्टी का जिन्होंने गठन किया वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस में ही थे, कांग्रेस से निकल करके आए थे। और ये वो लोग हैं जिन्होंने 52 साल तक देश का तिरंगा अपने नागपुर के कार्यालय पर नहीं फहराया। आज वो संविधान की बात करते हैं। संविधान 1950 को बाबा साहब ने लागू कर दिया था। जब संविधान लागू हुआ तो देश में लोकतंत्र आया। तो फिर जब आप जो है लोकतंत्र में आपको भरोसा था तो आपके आरएसएस के मुख्यालय पे भगवा झंडा क्यों लगा हुआ था? आपने देश के तिरंगा का सम्मान क्यों नहीं किया? मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ, मेरा धर्म मेरे लिए सर्वोपरि है, लेकिन उसके पहले मेरा देश भी उसके लिए मेरे लिए सर्वोपरि है। अगर देश के लिए मुझे जान देना है तो मैं जान देने को तैयार हूँ। मैं तिरंगे के सम्मान में, क्योंकि आज भी हमारे जो लोग शहीद होते हैं उसी तिरंगे में लपेट के लेके आए जाते हैं। ये गोवलकर वादियों को, सावरकर वादियों को अभी तिरंगा के बारे में और देश हित के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ये तो देश को जो है बिल्कुल एक अलग दिशा में लेके जाना चाहते हैं। ये सिर्फ देश का पोलराइज कर रहे हैं, देश को बांटना चाहते हैं हिंदू और मुसलमान के नाम पे, ताकि हिंदू धर्म के लोग जो मानने वाले हमारे भाई हिंदू भाई हैं वो भोले वाले हिंदू भाई पोलराइज हो जाएं और इनकी सरकार बनती रहे, ये सत्ता में बने रहें। हाँ, लेकिन बीजेपी तो राष्ट्रवाद के मुद्दों पर सबसे ज़्यादा सियासत करती दिखती है। बीजेपी ये भी कह रही है, खासकर अमित शाह ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि इनको माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान जिसका बंटवारा हुआ उसके जो है बंटवारे के जो मेन जो शख्स थे वो जिन्ना थे। जिन्ना के कब्र पे लाल कृष्ण अडवाणी जाके बोलते हैं कि जिन्ना जी सेकुलर थे। तो क्या इन्होंने माफ़ी मांगी? आज पुलवामा हुआ, उरी हो गया, पठानकोट हो गया, अभी इतने सारे पठानकोट, इतना कुछ होने के बाद मैं तो कहता हूँ अमित शाह माफ़ी मांगो, क्योंकि पहली बार भारत के इतिहास में आईएसआई के लोग आकर के पठानकोट में हमारे देश में जांच कर रहे थे। ये हमारे लिए शर्म की बात है। क्या हमारे यहाँ पे जांच एजेंसियाँ मर गई थी क्या हमारे पास अच्छी जांच एजेंसी नहीं है? इसका मतलब कि आपको पाकिस्तान पे ज़्यादा विश्वास है। आप अफ़गानिस्तान, लंदन से अफ़गानिस्तान आ रहे थे, आप पाकिस्तान चले जाते हो, आप वहाँ पर जा कर के नवाज शरीफ के वहाँ से आम भेजते हो, वहाँ साड़ियाँ भेजते हो, आप वहाँ पे बलगैयाँ करते हो और आप इल्ज़ाम कांग्रेस पार्टी पर लगाते हो। कांग्रेस पार्टी के मनमोहन सिंह जब तक सत्ता में रहे 10 साल में एक बार भी पाकिस्तान नहीं गए, लेकिन क्या जरूरत थी कि दो बार जो है नरेंद्र मोदी पाकिस्तान गए? क्या जरूरत थी? पहली शपथ ग्रहण में 2014 में नरेंद्र मोदी को के वहाँ के राष्ट्रपति को यहाँ बुलाने की। तो इससे साबित होता है कि राष्ट्रवाद का सिर्फ ढकोला करते हैं, ढकोसला करते हैं। इनके अंदर राष्ट्रवाद नाम की चीज़ ही नहीं है, क्योंकि जो सावरकर और गोवलकर को मानने वाले लोग राष्ट्रवादी हो ही नहीं सकते। ठीक है, लेकिन सर कांग्रेस पार्टी लगातार लोकतंत्र को, संविधान को मुद्दा बनाती रही है और इसी पर बीजेपी को बड़ी मात भी लोकसभा में मिली। क्या इसीलिए बीजेपी आपातकाल को भुनाने में लग गई है? पिछली बार भी आपातकाल पर पीएम मोदी ने बड़े बड़े भाषण दिए और एक बार फिर से ही कह रहे हैं कि कांग्रेस का सबसे खराब, सबसे नकारात्मक अध्याय है जो देश ने देखा था। देखिए, भाजपा तो कुछ भी कह सकती है। वो राहत इंदौरी का शेर है कि हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। मैं जानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं है। तो ये लोग जो है ना, ये सिर्फ जुमलाबाजी करते हैं। मैं बता दूँ, देश के अंदर मेरे हिसाब से अगर सबसे बड़ा आपातकाल को अगर देखा जाए तो जब गोधरा कांड हुआ था, तो इसका भी तो जवाब देना पड़ेगा ना। इन्हें पीछे जाकर ये पीछे की बात करते हैं। जो अहमदाबाद के अंदर जो हिंदू मुस्लिम जो राइट्स हुआ था, लाखों आदमी उसके अंदर शहीद हुआ थे, मारे गए थे, उसका जिम्मेदार कौन है? उसकी भी तो सच्चाई इन्हें लानी पड़ेगी। उसके बाद देश के अंदर जो इन्होंने लॉकडाउन लगाया और घर घर, हाँ जी, देश के अंदर जो इन्होंने लॉकडाउन लगाया और बिल्कुल भी आदमी बेरोजगार हो गया था, उसके पास अपने लालन पालन के लिए कोई पैसा नहीं था, कोई ज़रूरत नहीं थी। तब मैं बता दूं, जिस पे ये आरोप लगाने की कोशिश करते हैं कांग्रेस पार्टी, उन्हीं के कार्यकर्ता, उन्हीं के लीडर्स सारे आपातकाल के अंदर कोरोना में आके लोगों के घर पे राशन देने का काम किया था, लोगों के साथ खड़े रहे थे, उनको वैक्सीन देने का काम किया था। और मैं आपको बता दूँ, यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर एक मुस्लिम परिवार ऐसा था जिसकी बहुत बड़े पैमाने पे ऑक्सीजन की कंपनी थी, और जब उन ऑक्सीजनों को वो पे हॉस्पिटलों के अंदर फ्री प्रोवाइड किया जा रहा था, तो यही भाजपा सरकार, योगी की सरकार वहाँ खड़े होकर उनको जेल में डालने का काम कर रही थी। तो भाजपा को ये भी बताना पड़ेगा, जब ये काल हुआ था उसके अंदर जब ऑक्सीजन रोकी गई, तो ये भी बताना पड़ेगा उनको कि इन्होंने जब जो लोग ऑक्सीजन बांटने का काम कर रहे थे, जानों को बचाने का काम कर रहे थे, यही भाजपा सरकार यूपी के अंदर उन दोषियों, उन निर्दोषियों को जेल में डालने का काम कर रही थी। क्या घोषित आपातकाल चल रहा है देश में? देखिए, देश के अंदर जो घोषित काल चल रहा है वो सबसे बड़ा बेरोजगारी का मुद्दा है।
महंगाई का मुद्दा है। ये लोग महंगाई की बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, ये सिर्फ पुरानी बातों पे याद करेंगे, ताकि इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। लोगों को बलगराने का काम करते हैं, लोगों का माइंड वॉश करने का बात करते हैं, और देश के अंदर सबसे बड़ी जो आपातकाल है मैं समझता हूँ वो बेरोजगारी है और इनका बिल्डोजर है। ठीक है, आपातकाल और अघोषित आपातकाल को लेकर बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने है, लेकिन देश के असल मुद्दे सरकार से सवाल कर रहे हैं कि क्या उन मुद्दों को लेकर देश में काम होगा या केवल और केवल राजनीति ही चलती रहेगी। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय जरूर साझा कीजिएगा।